बात यह है कि 370 और 35A को वापस लाने का फार्मूला क्या है इनके पास। इनको कभी फार ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, कुछ ऑब्वियसली जहन में कुछ चीज़ें रख के जो हैं इश्यूज़ हैं। एक डीडीसी ने एक बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे कि भाई चीफ मिनिस्टर ऑफिस से एक ऑफिसर्स को डायरेक्शन थी कि आप फलाने डीडीसी को नहीं बुलाना। हमारे साथ आज डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं इनको कुछ सवालात जो जम्मू कश्मीर के साथ वाबस्ता है और जिस तरीके से सियासत बदल रही है जम्मू कश्मीर में और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में क्या डीडीसी चेयरपर्सन जो हैं उनको उस तरीके के इख्तियारात होंगे। तो सफीना बेग जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हुकूमत बन गई, एमएलएज भी बन गए, चीफ मिनिस्टर भी बन गए और मिनिस्टर्स भी बन गए जी। क्या आपको लगता है कि डीडीसी काउंसिल्स को जब बनाया गया उनका एक मकसद था कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया जाए और जो पावर्स हैं वो लोगों की पावर्स जो हैं सीमित की जाए और उन तक जो है हर एक राहत पहुंचे। तो क्या आपको लगता है कि सरकार बनने के बाद डीडीसी काउंसिल्स वैसी ही रहेंगी जैसी हैं? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये अमेंडमेंट्स है ना 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है जो ये पावर्स काउंसिल्स को ही कॉन्स्टिट्यूशंस ने दिए, कोई इंडिविजुअल ने नहीं दिया है। तो जब ये पहले भी हुआ करते थे क्योंकि जब ये इस्टेब्लिश हुआ 3 साल से ऑब्वियसली चल रहा है। आपको याद होगा जब फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो हैं मुल्क की, उन्होंने जब कहा था 3Fs फंक्शन, फाइनेंसेस, फंक्शनरीज, यू नो, तो उस टाइम इन्होंने रियल सेंस में एम्पावर करने की कोशिश किया पंचायत्स को। पहली दफ़ा एरिया डेवलपमेंट फंड हुआ जिसमें सरपंच की लेवल पे पैसा आया, ब्लॉक की लेवल पैसा, डीडीसी लेवल पे पैसा, और जो बजट का मेजर पोर्शन जो हुआ है वो फंड जो है वो इसी पे ही होगा। इसी तरह फिर म्यूनसिपैलिटीज़ का है पैसा है, यानी फाइनेंस की बात करूँ कि उसके बाद फाइनेंस के साथ साथ इनको प्रायोरिटीज़ फिक्स करना है, एग्जीक्यूट करना। एंड इसका बेसिक यूनिट आपको पता ही होगा ग्राम सभा है। ग्राम सभा का पर्पज़ ही सिर्फ ये है कि एक दौर ये था कि जिस वक्त प्लान बनाने के लिए, मैं सबको तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि एमएलए साहब अपने घर में बैठ के प्लान बना लेते थे या पीआरओ साहब बना लेते थे या बीडीओ बना लेते थे। तो इसका पर्पज़ ये था कि इसमें आम लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो ताकि जिस गांव की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसी हिसाब से पैसा यूज़ हो। इसका बेसिक ये पर्पज़ है। तो ग्राम सभा इसकी बेसिक यूनिट है। तो मुझे लगता है कि कोई भी हुकूमत क्यों ना आए, पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को इलेक्शंस के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि जमहूरियत की जीत होती है कोई भी हुकूमत बनाए। उसके बाद मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वो आए और हुकूमत बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और साथ में इस उम्मीद के साथ कि वो इस इंस्टीट्यूशन को और स्ट्रेंथन करेंगे। देखिए, परसों गांधरबल के एक डीडीसी ने एक सीरियस एलिगेशन लगाया चीफ मिनिस्टर ऑफिस ना। बात यह है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे छोटा पंचायत, पार्लियामेंट सबसे बड़ी पंचायत है, ये बोलते हैं ना हम। तो एक डीडीसी ने एक बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे कि भाई चीफ मिनिस्टर ऑफिस से एक ऑफिसर्स को डायरेक्शन थी कि आप फलाने डीडीसी को नहीं बुलाना किसी प्रोग्राम में। तो मैं ये सोच रही थी कि इसको, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि उमर साहब इस चीज़ को सीरियसली लेंगे, है ना। ये बात सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं है, इंस्टीट्यूशन की है। अगर आप ये कहते हैं पिछले इतने साल से उमर साहब के बयान देखिए, या अक्सर पॉलिटिशियन के, जी हमको डिसएम्पावर किया, हमें डिसएम्पावर कर दिया, हमें ये किया, हमसे पावर ले गए, हमको डिसएम्पावर कर दिया, हमसे हमारे सारे पावर छीन लिए। और चीफ मिनिस्टर बनते इमीडिएटली बहुत अच्छा किया, आप प्राइम मिनिस्टर के पास गए, होम मिनिस्टर के पास गए, डिफरेंट मिनिस्टर्स के पास गए, स्टेटहुड की बात किया आपने, यानी आपने ये कहा कि हमको एम्पावर कीजिए। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ सीधा कि आप बताइए कि अगर आप गए वहाँ पर कि स्टेटहुड कीजिए हमें, दैट मीन्स आप अपनी एम्पावरमेंट चाहते हैं कि लोगों की एम्पावरमेंट चाहते हैं? अगर आप आम लोगों की एम्पावरमेंट चाहते हैं तो आप किस तरीके से पंचायती राज सिस्टम को डिसएम्पावर करेंगे, जो कि रियल सेंस में लोगों की एम्पावरमेंट है ना, और जो कि रियल सेंस में है, नीचे से आता है, ग्रॉस रूट लेवल से आता है। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इसको एक सीरियस नोट लें, इस बात का जो एलिगेशन उनके ऑफिस पे लगी है,
हम डीडीसी चेयरपर्सन मिल रहे हैं बहुत ही जल्दी। ये एक इंस्टीट्यूशन की बात है, इसमें कोई हमें अपने पावर्स का पता है, हमें अपने प्रोटोकॉल का पता है। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स भेजे थे अपने आउटरीच, तो उन्होंने सरपंच तक को बुलाया था फीडबैक लेने के लिए। अब देखिए पिछले 3 साल से काम बहुत हो रहा है डेवलपमेंट का, मतलब नाबार्ड के डिस्ट्रिक्ट बारामूला में मैं आपको लिस्ट भेज रही हूँ कि हमने कितना काम करवाया है, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में कितने रोड लाए। आपको लगता है सफीना जी जो कंसेप्ट था पंचायती राज सिस्टम का वो पहले कश्मीर में दिखता नहीं था, क्योंकि पंचायत में सरपंच नहीं थे, वो क्या डेलिबरेटली इलेक्शन नहीं करवाए जाते थे? क्योंकि जब सरकार 370 टूटा, सरकार ने तारबार संभाला कि भाई हम जो है अब इसको पंचायत इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करेंगे। आपको लगता है कि केंद्र सरकार की मंशा थी यहाँ पे कि पंचायत इंस्टीट्यूशन जो एस्टैब्लिश हो, एम्पावर हो, लेकिन राज्य सरकारें जो थी वो कभी चाहती नहीं थी कि यहाँ वो एम्पावरमेंट हो? देखिए पंचायती राज सिस्टम में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, डिसेंट्रलाइज हो जाता है, पावर नीचे तक चला जाता है, किसी एक बंदे की मोनोपोली नहीं होती है। जाहिर सी बात है कुछ लोग सिस्टम में ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो शेयर करें पावर को, पावर ये नहीं है, फाइनेंशियल पावर्स की बात भी मैं करूँगी। तो ये था, इसमें मैं आपसे नहीं ये कहूँगी, पहले भी इलेक्शंस हुआ करते थे पंचायत के, लेकिन पैसा नहीं होता था, पावर्स नहीं होते थे, ये सिस्टम नहीं इस्टेब्लिश था। अब जब 370 का वो हुआ 2019 का जब हुआ, तो उसके बाद कोई पॉलिटिकल आउटरीच नहीं हुआ। जो पहला पॉलिटिकल आउटरीच हुआ वो डीडीसी के इलेक्शन से हुआ। तो डीडीसी इलेक्शन के बाद जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश किया। उस वक्त भी कुछ ऑफिसर्स, सारे नहीं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं हमारे में, जिनके साथ मैंने काम किया, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स, बहुत सपोर्ट किया, हमारी पूरी काउंसिल को सपोर्ट किया, और हमारी काउंसिल ने भी बहुत अच्छी तरह काम किया। अक्रॉस पार्टी लाइन्स, डिफरेंट पार्टी से थे, लेकिन मिलजुल के हमने काम किया। तो उसमें कुछ ऑफिसर उस वक्त भी नहीं चाहते थे कि हमें ये ये जो ईगो इशू आ जाता है काइंड ऑफ थिंग। मुझे लगता है इस वक्त एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ये पता होना चाहिए कि कौंसल्स किस तरीके से मुल्क में काम कर रही हैं, और ज़िला का हेड कौन है, इसका प्रोटोकॉल क्या है, इसके पावर्स क्या हैं, सबको मालूम होगा। आपने देखा होगा जम्मू में भी मीटिंग्स हुई, ठीक हुई, जम्मू में ख्याल रखा गया इस चीज़ का, लेकिन कश्मीर में शिकायतें आई। मैं इलेक्शन के बाद, क्योंकि मैंने इलेक्शन खुद तो लड़ा नहीं, जस्ट फार्म ही भर दिया था मेरे कुछ वर्करों ने। ऑब्वियसली 10-15 दिन बेग साहब ने लास्ट में गए, तो तब 10-15 दिन में एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या हो सकता है। और सबसे ज़्यादा एक अजीब सी बात है जो मैं आपके थ्रू कहना चाहती हूँ, मैं आज किसी के साथ डिस्कस कर रही थी कि फलाना 26 कैंडिडेट फॉर एग्जांपल, 26 में से 20 कैंडिडेट हैं जनाब बीजेपी ने उठाए। ये भी मैं ऐसा सवाल पूछने वाला था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब कैंपेन चलाई तो कैंपेन में सबको बीजेपी की BCD टीम कहा, और क्योंकि वो सब लड़ रहे थे, लेकिन ये समझ नहीं आई कि वो जब जीते तो वो जो बाकी टीमें थी वो बीजेपी की थी भी कि नहीं थी। देखिए एक अजीब सा सवाल है हर एक के जहन में। मैं आपको बताऊं, अगर ये किसी कॉन्स्टिट्यूंसी ABCD कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 20 कैंडिडेट हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियर शी जनाब बीजेपी, सजाद जनाब बीजेपी, अल्ताफ जनाब बीजेपी, फलाना जनाब बीजेपी, जो इंडिपेंडेंट बीजेपी एक्सेप्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस और ABCD जो कुछ कोई होगा, इवन PDP भी बीजेपी। हाँ, तो मैं नाम नहीं लेना चाहती थी जमात का, लेकिन ये एक अजीब है कि क्या ये इतना कम अकल है बीजेपी कि उनको हारने के लिए उठाने थे इतने 20-20 कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितवाने के लिए, कि प्लेट में उनको सीट दे दें। आप मुझे बताइए, मैंने तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को फील्ड में 15 दिन में। मैंने कंपेन टोटल 15 दिन किया और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दी जहाँ मैंने 3 साल काम किया। तो इस वजह से कि मैंने सोचा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये सब होगा, क्योंकि वहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक कैंडिडेट हैं जनाब, ये सारे बीजेपी हैं, लेकिन क्या जनाब ये फिर दैट मीन्स ये उनको जितवाना चाहते हैं। मैं सिर्फ बारामूला की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल पूरे कश्मीर की बात कर रही हूँ। यानी कि ये जिनको आप बीजेपी कर रहे हो, ये सब आपस में लड़ रहे हैं ताकि आप जीत जाओ, है ना। ये अजीब सा सवाल है। बाकी सारे बीजेपी जो आपस में लड़ रहे हैं, जितवाना किसको है? जो आपको बीजेपी कह रहा है। हाँ, तो ये एक अजीब सा माहौल था, लेकिन एनीवेज अब इलेक्शन हो गए, लोगों ने जिनको मैंडेट दे दिया है, और बड़ा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी है इस हुकूमत को। और मुझे लगता है कि जो वादे इन्होंने लोगों के साथ किए हैं, तो वो तो इनको आप पूरे करने चाहिए। असेंबली का सेशन लगा, क्या लगता है आपको ख़ास तौर पे कि जो ये तमाशा पूरी असेंबली में हुआ, ठीक है, वहीद पर्रा ने पहले दिन रेजोल्यूशन लाया, और क्या लगता है आपको कि ये क्या सियासत है? देखिए, जब DTC इलेक्शंस होंगे, आपको याद होगा PAGD था, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि 370 और 35A के लिए आपको वोट देना है।
DDC। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो लड़ा इसी पे इलेक्शन की, हम 370 और 35 से वापस लाएंगे। ये नहीं कहा कि हम सिर्फ रेजोल्यूशन पास करेंगे, उन्होंने कहा हम वापस लाएंगे। तो अब जो रेजोल्यूशन इन्होंने लाया, मुझे लगता है कि जो इनके मैनिफेस्टो में है, अगर उसमें ये ऐड भी कर देते 370-35 से, क्योंकि एस्पिरेशंस तो डिफरेंट भी हो सकती हैं। राजौरी पुंछ की अलग हैं, डोडा की अलग हैं, जम्मू की अलग हैं, कश्मीर की अलग हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर डिफाइन ही कर देते कि क्या एस्पिरेशंस हैं आपकी, तो उसमें कोई उतना मुश्किलात नहीं थी। क्योंकि आप 10 साल से या 2019 से तो आप कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि 370 की लड़ाई है हमारी, 35 की लड़ाई है हमारी, है ना, यही तो कह रहे हैं ना आप। तो रेजोल्यूशन में इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, ताकि आपकी जो अपोजिशन है, देखिए बीजेपी का तो क्लियर स्टैंड है, बचते हैं 4-5 लोग तो वो भी शोर नहीं करते, उनको भी मौका नहीं मिलता शोर करने का। और फिर हाउस चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की होती है, इसीलिए तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है। अपोजिशन का एक ही मेंबर क्यों ना, उसको भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है कोई भी चीज़ करने से पहले। ठीक है, अब सिर्फ सवाल ये है यहाँ पे कि अभी तो अच्छी बात नहीं, अभी हुकूमत बनी है कि हम इनकी तनकीद करें। अब सिर्फ अभी जाहिर सी बात है, इनको वक्त मिलेगा। रेजोल्यूशन तो इन्होंने किया, कैसा किया क्या नहीं किया, तो बात यह है कि 370 और 35A को वापस लाने का फार्मूला क्या है इनके पास। वही आपसे जानना वो मैं भी जानना चाहती हूँ ना, जैसे आप जानना चाहते हैं, मैं भी तो जानना चाहती हूँ ना उमर साहब से और नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कि आप 42 सीटें लाए हैं, 40 पता नहीं कितनी लाए हैं, तो आप 370 और 35A को वापस लाने के लिए लाए हैं, है ना। फार्मूला बताइए ना, कैसे लाएंगे। रेजोल्यूशन भी आपने कर दिया, चलो मान लेते हैं कि चलिए जी हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल सारे जम्मू कश्मीर के लोग आपके साथ। फार्मूला बताइए ना हमें, फार्मूला कहीं नहीं, फार्मूला क्या है, कैसे लाएंगे आप वापस, नंबर 1। दूसरा, जो वादे आपने किए हैं, अभी तो हम नहीं कहेंगे, जाहिर सी बात है लोग इनसे कहेंगे पूरा करो ये वादे। जितना उन्होंने कहा है कि कितनी यूनिट्स फ्री करेंगे, वहाँ तो इन्होंने नहीं कहा था कि BPL वालों के लिए कहेंगे, उन्होंने कहा आम मैं ये कह रही हूँ कि आप ऐसा करें कि, क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू जो मैंने खुद नीचे देखा ग्रास रूट लेवल पे आम लोगों का, वह इतनी बिजली फीस आती है, माफ़ करा दीजिए वन टाइम। लेकिन आप बताएं, वो जो गरीब बेचारा 199 रुपये पहले ले रहा था, अब उसको 800-900 रुपये, उसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा? वही तो बात है ना, 800 नहीं है, मैंने खुद देखा है लोगों की जो बिलें हैं ना, वो इस वक्त मुझे लगता है 1500 मिनिमम है। गरीब से गरीब जो है, मैंने खुद एक लेडी का देखा जिसका तकरीबन पता नहीं 60-70 हज़ार आया था, लेकिन आता था उसका मंथली 1500। एक छोटा सा ये था, रूम टाइप था, उसमें बल्ब क्या 1 या 2 बल्ब होते हार्डली। मैं कहती हूँ कि वन टाइम रिलैक्सेशन ये गवर्नमेंट दे दे, ऐसा करे कि जितने ये लोग हैं इनको वन टाइम रिलैक्सेशन। आपको लगता है इनके पास पावर्स हैं? बिकॉज जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ये पावर्स इनके पास है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट खसारे में, तो यूटी खसारे में है, तो बिजली के बिल ऑलरेडी पे नहीं हो रहे हैं। बिजली हम जो प्रोक्योर कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट जो हो रही है, वो भी हम जो है अभी इस हालत में नहीं है कि हम वापस पैसा नॉर्दर्न ग्रिड को दें। तो किस तरीके से, कौन सा फार्मूला वहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। जो वादे इन्होंने किए हैं इलेक्शन में, जिस पे इन्होंने वोट लिए इतने सारे बक्से भर भर के, तो वो वादे पूरे करें। कश्मीरी कैसे रिएक्ट करेंगे आने वाले वक्त में? क्योंकि 5 साल सरकार अगर ये चली, तो 5 साल के बाद जब ये वापस सरकार वोट मांगने जाएगी, बिकॉज जो वादे किए हैं वो अगर नहीं निभे, तो कश्मीर की जनता किस तरीके से रिएक्शन? लोगों को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, कुछ ऑब्वियसली जहन में कुछ चीज़ें रख के जो हैं इश्यूज़ हैं। एक तो चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बातें हैं वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन उससे मज़ीद जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनको जहन में रख के लोगों ने इनको वोट अगर दिया है, तो ज़ाहिर सी बात है उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर ये एड्रेस नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है लोग इनको फिर जवाब देंगे अपने वोट से। तो इस गवर्नमेंट को क्या हिदायत आप देंगे कि आगे अगर सरकार चलानी है तो जम्मू कश्मीर को किस तरीके से चलाना है? सबसे पहले ये बात है, मैंने अभी किसी और से भी बात की कि मैंने परसों से सतीश जी का सुना। सतीश जी को मैं जानती नहीं थी, थोड़ा बहुत मैंने सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्हें कहा कि हम 90 लोग हैं, एक फैमिली की तरह हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऑपोजिशन हो या जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे आती है कि गवर्नमेंट को सबको मिला के चलना है, सबको मतलब चाहे वो ऑपोजिशन को साथ लेके चलना है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि हमें हर चीज़ के लिए, देखिए ये एक सच है, ये एक हकीकत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, हम बिजली भी उनसे ख़रीदते हैं, है ना। हमारा जो तनख्वाह है मुलाजमों की वो भी वहाँ से आती है ना। हमारा अपने क्या रिसोर्सेज हैं, हमारे अपने जो रिसोर्सेज हैं आपको पता ही है क्या है। तो
या तो इंसान उस हद तक सच्चाई से बात करे कि लोगों को बताए कि हकीकत क्या है, क्या रिजल्ट होगा वो अलग बात है, लेकिन ये एक लीडर पे फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों को सच बोले। जज्बात, झूठ और मकारी की सियासत जो है ना, ज़्यादा देर चलती नहीं है, टिकती नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली लोग आपसे पूछेंगे, चाहे 6 महीने के बाद पूछें, साल के बाद पूछेंगे, वो कहेंगे बताइए इस चीज़ का क्या हुआ, बताइए आपने, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई वोट मांगा है, बताइए जी। इसलिए मैं हर एक से ये रिक्वेस्ट करूँगी जो बड़े लीडर्स हैं कि आपको वही बात करनी चाहिए जो आप जो कर सकें आप। जो कर सकते। ये हमारे साथ सफ़ीना बेग जी थी जिन्होंने संक्षेप में ये बात कही कि सरकार बनी है, सरकार को पहले तो जो एम्पावर्ड काउंसिल्स हैं, जो एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एम्पावर्ड करना चाहिए, उनको डिसएम्पावर करने की कोशिश ना करें। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात कही कि सरकार जो अभी चल रही है इसको वक्त देना चाहिए, और वक्त के बाद देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग किस तरीके से जो वादे इन्होंने किए हैं, किस तरीके से इनको आगे आने वाले वक्त में रिएक्शन देंगे। तब तक जुड़ते रहें आप स्ट्रेट लाइन के साथ।